नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 2 बार नमस्कार कर दिया। चलिए, आज का दिन अच्छा है। सबसे पहले इस वक्त की नई खबर, राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। ये खबर आ रही है आज। ये खबर रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के हवाले से है। खबर यह भी है कि राहुल गांधी जाएंगे ही, खबर है कि जा सकते हैं। क्या खबर क्या है? जा सकते हैं, जाएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक हफ्ते भर पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ ने उनसे मुलाकात की थी। इसी दौरान उनकी बातों से ऐसा लगा कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि राहुल गांधी कब आना चाहते हैं और क्या उनका कार्यक्रम क्या है। उन्होंने कहा कि भगवान के मंदिर में कोई भी आ सकता है, सभी का स्वागत है और होना भी चाहिए। राहुल गांधी खुद को दत्तात्रेय गोत्र का जनिधारी शिवभक्त ब्राह्मण बता चुके हैं, इसलिए जा भी सकते हैं। और अब सनातन के अपमान पर बीजेपी जिस तरह हमले कर रही है, उसके बाद तो और भी उनके नेताओं ने खड़ी की। क्या उसका असर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी होगा? क्या सनातन पर चुप्पी कांग्रेस को इस चुनाव में दंड करेगी? प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश और राजस्थान की रैलियों में सनातन के अपमान का जिक्र किया और कांग्रेस को घेरा और इसके बाद यह भी कहा कि कांग्रेस का माइंडसेट अर्बन नक्सलियों के पास है। आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ पर फोकस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें भी संबित पात्रा ने कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसे भी कहीं न कहीं सनातन से कनेक्ट किया। क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, इसीलिए तीनों राज्यों में कांग्रेस के नेता भी मंदिरों की दौड़ लगाने वाले हैं। कथावाचकों का जमघट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम तक में शामिल हो रहे हैं। तो एक तरफ जातियों में बटा वोट है, तो दूसरी तरफ सनातन के बैनर के नीचे सबको एक साथ करने का चुनावी फार्मूला है। 23 में प्रयोग सफल रहा तो फिर यही 24 के चुनाव में भी माहौल बनाएगा। आने वाले दिनों में सनातन का जिक्र और होगा, जैसे अभी थोड़ी ही देर पहले हुआ। G20 की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री आज भारत मंडपम पहुंचे। यहां भी उन्होंने सनातन पर बात की, भारत की सनातन संस्कृति और पुरातन पहचान का जिक्र किया। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। मैं नहीं हकीकत भूलते, तभी तो सब मोदी को चुनते। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है। मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। डरो मत। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। हर कदम पर कांग्रेस की सरकार ने इस धर्मांतरण विरोधी बिल जो था उसके विरोध में खड़ी हुई। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं दोनों का परिचय आपसे करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। दो ही गेस्ट हैं, सबको पर्याप्त समय मिलेगा। और मैं शुरुआत करूंगा शहजाद पूनावाला जी से। मैं रूल्स भी बता दूं, थोड़े से रूल्स मैंने बनाए हैं ताकि बातें हाथ से न निकल जाए। 90 सेकंड में दोनों को दूंगा। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 90 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें। अब शहजाद जी, मेरा सीधा सवाल, प्रधानमंत्री ने सनातन पर जो कुछ कहा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो गौरवशाली इतिहास उन्होंने G20 में दिखाया, आज उसका जिक्र भी आया जब यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम हुआ। तो क्या ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है जो 5 राज्यों में लड़ा जाएगा, उसमें सनातन एक प्रमुख मुद्दा होगा? सनातन का अपमान। दीपक जी, ये मुद्दा हमारी तरफ से तो है ही नहीं। ये मुद्दा हमारी तरफ से तो है ही नहीं। चरण जी जहां से आते हैं उसी मुंबई में तय किया गया। देखिए, लोगों नहीं बना, कोई कंसेंसस नीति पर, नेता पर नहीं बना, परंतु एक कंसेंसस बना कि हिंदू को देनी है प्रत्येक दिन गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। और उसी के देखा देखी उदयनिधि स्टालिन ने सनातन समाप्ति की बात की। प्रियंक खड़गे ने समर्थन कर दिया कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो होता है वो डिजीज की तरह होता है। जी परमेश्वर ने कहा हिंदू कहां से जन्मा, कब जन्मा। केसी वेणुगोपाल का कोई कैटेगोरिकल कंडेमनेशन नहीं है, उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर उसके बाद IUML जो इनकी साथी है, हिंदुओं को चुनौती देती है कासरगोड में। समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म को धोखा कहती है। RJD हमला करती है, तिलक से लेकर रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहती है। ममता दी तिलक को नकारती है, वैसे जय श्री राम को भी नकारा है। और किस प्रकार से आज भी देखिए, 2 दिन पहले राहुल गांधी का बयान आया कि मूर्ति जो मंदिर में होती है उनमें कोई ताकत नहीं होती। आज राहुल गांधी के दूसरे नेता, कर्नाटका कांग्रेस के हैं वो नेता, वो कहते हैं कि देखिए बम ब्लास्ट हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर पर। इससे पहले उद्धव जी ने भी कहा था गोधरा टाइप कांड करवाया जाएगा, मतलब गोधरा के हमलावरों को, हत्यारों को क्लीन चिट देने का काम। मतलब कि इनका एजेंडा है। उनको पता है कि आज विकास का पताका कैसे लहरा रहा है। 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था है, तो इस पर चर्चा नहीं करनी। विकास के बाद विज्ञान का पताका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है, उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट बोला, उसका भी विरोध किया। और आज भारत के विश्वास का पताका G20 से लेकर एक गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो उसको हमला करने के लिए प्रत्येक दिन में हमला किया जा रहा है। और ये वही लोग है ना, हिंदू विरोध का कांग्रेस का लंबा चरित्र है। प्रभु श्री राम का विरोध, उनके अस्तित्व का विरोध, उनके मंदिर का विरोध, तो ये लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। और आज उन्होंने ही इसको गठबंधन का विषय, पवन मुड़ी ने कहा है, इनके मंत्री पवन मुड़ी है, उन्होंने कहा यह हमारे गठबंधन का स्टेटेड एजेंडा है। और कोई भी कैटेगोरिकल कॉन्डेमिनेशन अभी तक राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा समय में रहे अपने, ज्यादा बेहतर होगा। आप 90 सेकंड में अपनी बातों को समेटने की कोशिश करें, बेहतर डिबेट होगी, दर्शकों की भी रुचि बढ़ेगी। चरण सिंह सापरा साहब, सनातन और हिंदू विरोध, क्या यही इंडिया का एक एजेंडा है, जैसा DMK के एक मंत्री ने कहा था कि इस पर तो सहमति बन चुकी है कि हिंदू और सनातन का विरोध होगा? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई एजेंडा इंडिया का होगा। लेकिन हाँ, ठीक है, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये सारा एजेंडा सूट करता है। यानी इस देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति और नफरत की राजनीति, ये तमाम सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद आती हैं और वो उसी पिच पर खेलना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस या इंडिया जो है, हमारा मेन विषय ये है कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसके विरुद्ध जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जिस तरह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ चुकी है, आर्थिक विषमता इस देश में भारी मात्रा में देखी जा रही है, किसानों की आमदनी इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक दुगनी कर देंगे, या फिर महिला अत्याचार है, किस तरह से हमारी बेटियां दिल्ली में बैठी थी और उनके पास में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनकी बात पूछने के लिए नहीं गया है। ये जनता ने देखा है। मणिपुर के अंदर वहां पर ये दंगे चले और कई 100 लोगों की मृत्यु उसमें हो गई, हजारों लोग उसमें बेघर हो गए। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी ने उस मुख्यमंत्री को नहीं हटाया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको बचाने की कोशिश की है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ में खड़ी रहती है और फिर महिला सुरक्षा की बात भी करती है, जिस तरह से ये जुमले पर जुमले बोलते हैं,
देश के प्रधानमंत्री की पहचान जो है वो जुमलाजीवी की हो गई है। चाहे वो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने की बात हो, या फिर 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात, 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, या फिर इसी तरह से किसानों की आय दुगनी करने की बात, ये तमाम सारी चीजें हैं। और अभी ये वुमेन रिजर्वेशन जो बिल आया है, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है? ये भी एक पोस्ट डेटेड चेक के जैसे है। ठीक है, यानी डीलिमिटेशन होगी, सेंसस होगी, उसके बाद में देखेंगे कब आएगा तब आएगा। ठीक है, ठीक है। शहजाद पूनावाला जी, आपका जवाब। आपके पास सिर्फ जुमला है, काम नहीं। जी देखिए, अभी उन्होंने शुरुआती दौर में नफरत की बात की। मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों को नफरत घोषित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। क्या आज चरणजीत सापरा जी उदयनिधि स्टालिन के बयान को नफरत घोषित करते? सनातन को समाप्त करना मतलब क्या? औरंगजेब और गजनी की तरह मंदिर तोड़ना, तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराना, जिजिया लगाना, यही तो सनातन समाप्ति। और ए राजा ने क्लैरिफाई कर दिया कि हिंदू धर्म मेनस है, ये सब उनकी तरफ से आ रहा है। चलिए छोड़िए इस बात को। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो शक्ति नहीं होती है उसमें। अरे मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर फिर भी मैं राम जी की मूर्ति देखता हूं तो मेरे मन में गदगद ऐसा भावना पैदा होता है कि कितनी शक्ति उसमें से निकलती है। गणेश जी की मूर्ति के सामने चरणजीत जी नहीं जाते। छोड़िए उस मुद्दे को। उन्होंने 3 मुद्दे गिनाए, महंगाई, महिला और प्रोमिसेस। तीनों पर मैं पूछना चाहता हूं चरण जी, हिमाचल प्रदेश में जब से आपकी सरकार बनी है 6 रुपया डीजल का बढ़ाने का फतवा जारी हुआ है, बताइए क्यों बढ़ाया आपने? कर्नाटका में दूध के दाम बढ़ा दिए, बताइए क्यों बढ़ाया आपने? आपने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे कर्नाटका में, आपने 2.89 रुपीज बढ़ा दिया वहां पर टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने कहा कि हिमाचल में 300 यूनिट फ्री देंगे, 22 पैसे वहां पर बिजली के बढ़ा दिया। आपने 1500 रुपए का वादा किया था, एक बीच में मत बोलिए, 1500 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था। बता दीजिए कितने महिलाओं को दिया? राजस्थान में किसानों को 19,000 किसानों की जमीनें हड़पी गई। आपने कहा किसानों की कर्ज माफी होगी, बताइए कितने किसानों को मिला? वहां पर पेपर लीक जो लगातार हुए, 15 पेपर लीक हुए, सचिन पायलट सड़क पर आ गए। और आखिरी बात महिला के विषय में, मान्यवर, आज की घटना है सीकर में 10वीं कक्षा की बच्ची को गैंगरेप करके कुएं में डाल दिया। कहां है राहुल गांधी का स्टेटमेंट? बिहार में दलित महिला पर पेशाब किया गया, उसको पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया। कहां है पूरे इंडी गठबंधन का स्टेटमेंट? कहां है हनुमानगढ़ में एक महिला विक्टिम थी रेप की, उसकी शिकायत को नहीं सुना पुलिस ने, उसको आत्महत्या करनी पड़ी, वो बेचारी महिला हमारे बीच में नहीं है। कहां है आपका स्टेटमेंट और आक्रोश? राजस्थान नंबर 1 है। दिव्या मदेरणा आपकी विधायक बोलती है कि मैंने शिकायत दर्ज की है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। रोहित जोशी पर कार्रवाई नहीं होती। राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से हटा दिया क्योंकि वो मंत्री महिलाओं की बात करना चाह रहे थे। मान्यवर, जरा आईना देखकर बात कीजिए। ठीक है, चरण सिंह साहब, मेरे सीधा सवाल, राहुल गांधी ने कहा मंदिर में बैठी हुई मूर्तियों की तरह निर्जीव, तो क्या मंदिर में भगवान राम का जो विग्रह रखा होता है, भगवान कृष्ण का जो विग्रह रखा होता है, या गणपति पंडाल जो सजे हुए हैं उनमें आप जाते होंगे, गणपति बप्पा मोरिया जरूर बोलते होंगे चरण सिंह सापरा साहब, वहां की सभ्यता और संस्कृति है, तो क्या ये मूर्तियां निर्जीव होती हैं, कोई जान नहीं होती? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर एक व्यक्ति की धर्म में आस्था जो है वो अलग अलग होती है। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना ये चरण साहब। मेरी बात पूरी होती है, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या हम सनातन धर्म की बात करेंगे या धर्म की बात करेंगे या इस तरह से मूर्तियों की बात करेंगे, तो क्या उससे पेट्रोल जो है वो 106 रुपए से घट करके क्या वो 35 रुपए हो जाएगा? क्या डीजल 100 रुपए से घट करके वो 40 रुपए हो जाएगा? क्या जीवन आवश्यक वस्तुएं जो महंगी हो चुकी है क्या वो सस्ती हो जाएंगी? क्या गैस का सिलेंडर 1100 रुपए से 400 रुपए हो जाएगा? यानी इस देश के जो मूल मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा ही नहीं करनी है। इन्होंने हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लगा दी है, हर वस्तु महंगी हो गई है, लेकिन इनको वहां पर जाकर के उस विषय पर बात नहीं करनी है। इनके ऊपर कोई प्लान नहीं है। हम इनको अगर कहें कि महंगाई बहुत है, महंगाई की मार पड़ रही है, गरीब लोगों को आप उनकी जेब से लाखों रुपए लूट रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल के माध्यम से आपने टैक्स के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपया लूटा है पिछले 9 वर्षों में। अगर हम ये बात कहते हैं तो ये इधर उधर की बात करते हैं, राजस्थान का एक वाक्य गिनाएंगे या हिमाचल का एक वाक्य गिनाएंगे और उस बात को रफा दफा करने लगते हैं। मूल बात यह है, ये सारी चर्चाएं आपने कर्नाटका के चुनाव में भी की, आपने हिमाचल के चुनाव में भी की, लेकिन लोगों ने आपकी बातों को खारिज कर दिया। आपने बजरंगबली का भी मंत्री को भी उन्होंने उस किस्से पर भी चरण सापरा साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अभी राहुल गांधी जी की तस्वीर दिखाइए प्लीज, वो भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, दिखाइए वो तस्वीरें। मैं दिखा रहा हूं तस्वीरें, प्रियंका जी, राहुल जी आरती कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अब जिस भगवान शंकर का वो अभिषेक कर रहे हैं,
ये देखिए अभिषेक कर रहे हैं, उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, कलश दिया जा रहा है जिससे वो जल चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर, विग्रह के ऊपर। तो क्या ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये मूर्तियां जो मंदिर के अंदर स्थापित है निर्जीव है, इनमें कोई जान नहीं है, सिर्फ मूर्तियां हैं, पत्थर हैं? सापरा साहब आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। क्या जहां पे राहुल गांधी जी आराधना कर रहे हैं ये मूर्तियां हैं या पत्थर है, बताइए क्या है ये? नहीं, ये निश्चित रूप से मूर्तियां हैं, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही, मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि मंदिर की निर्जीव मूर्तियों की तरह एमपी एमएलए बैठे हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं ये विग्रह जिसकी राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी पूजा कर रहे हैं, इनमें कोई जान है या ये भी निर्जीव है, ऐसे ही इनको पूजा जा रहा है? देखिए, उन्होंने निर्जीव जो कहा वो इसलिए कहा कि कहने का तात्पर्य ये था कि भाई किसी को पूछा नहीं जा रहा है। केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चलाने का मॉड्यूल है वो ऐसा है कि 2 नेता और बाकी 2 उद्योगपति चला रहे हैं, ये उनका कहने का तात्पर्य था। सर इसमें भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत थी सर? सापरा साहब मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल जान रहा हूं, इसमें भगवान को बीच में ले आना? मुझे ये नेटवर्क ठीक नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है, मुझे सुन नहीं रहा, बीच में ब्रेक होता है। आपका कैमरा नहीं आया अभी तक, तो ये जरा इसमें गड़बड़ है जो स्काइप से चल रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए चरण साहब, मैं फिर इस सवाल के ऊपर जाऊंगा, लेकिन आपने जो आरोप लगाए उसका शहजाद पुनावाला से जवाब ले लेते। मेरा कैमरा वहां पहुंच गया, कनेक्ट कर रहे हैं आपको, 1 सेकंड में कनेक्ट कर रहे हैं। शहजाद पुनावाला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं और 2 उद्योगपति चला रहे हैं आपकी सरकार, और रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। तो मान्यवर यही डायरेक्टली कह देते, मंदिर में जो मूर्तियां हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर स्थापित किया जाता है, दीपक जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उन मूर्तियों में, वो मूर्ति नहीं है, वो आस्था के केंद्र है, वो हमारी शक्ति के केंद्र है, उसके सामने करोड़ों लोग अपना मस्तिष्क झुकाते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर उनमें कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है, तो राहुल गांधी क्यों ड्रामा कर रहे हैं कि इधर उधर जाने का? मंदिर क्यों जाते हैं राहुल गांधी? अच्छा, राहुल गांधी से तो एक्सपेक्टेड है ना दीपक जी, क्या इन्होंने नहीं कहा मंदिर जाने वाले जो है वो लड़कियों को छेड़ते हैं? क्या ये ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है कांग्रेस पार्टी का कि हिंदू डर्टी शब्द है, हिंदू टेरर होता है, सैफरन टेरर होता है? और ऑन रिकॉर्ड शिवराज पाटिल ने नहीं कहा, महाराष्ट्र से ही आते हैं, कि कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया? क्या गीता में जिहाद का संदेश है? ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी सोच है। मणिशंकर अय्यर, इनके मुकुटमणि ने एक बार कहा था, ये प्रभु श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे? ये प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम सोनिया गांधी जी ने उनके सरकार के एफिडेविट के माध्यम से दिया। तो ये इनकी पहले से ही हिंदू आस्था पर चोट करने की पुरानी डीएनए है, और इसीलिए आज तो इंडी गठबंधन जब साथ आया है तो पूरा गठबंधन मिलकर कर रहा है। और जहां तक पेट्रोल डीजल की प्राइस है, हाईएस्ट वैट चेक कर लीजिए, राजस्थान में है 108 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का राजस्थान में है, बगल में गुजरात है 96 रुपए 98 रुपए है, उत्तर प्रदेश 97-98 रुपए, उत्तराखंड 97-98 रुपए है, और इन्होंने 6 रुपया डीजल का हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया है 6 महीने में। तो कृपया करके चरणजीत, दोनों विषयों पर सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो गंदा शब्द है, झूठा है, जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है आपके लिए? ये तो कहा ना चंद्रशेखर ने, आपके मंत्री है गठबंधन की, क्या कार्रवाई की? और उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला, ए राजा ने क्या बोला, हिंदू धर्म इज ए मेनेस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड क्यों नहीं आया राहुल गांधी का? जन्यूधारी हिंदू है। ठीक है, सप्रा साहब मैं फिर पूछता हूं, जब मंदिर में भगवान रखे जाते हैं, विग्रह रखे जाते हैं, तो बकायदा उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनको खिलाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, सोने के लिए उनको वक्त दिया जाता है, दोपहर में आराम का वक्त मिलता है भगवान को। तो हम मानते हैं कि ये सजीव है, निर्जीव नहीं। तो अगर राहुल गांधी जी को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना ही था तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि ये मूर्तियां तो निर्जीव है, और कह देते कि इनके इन लोगों के कारण सरकार चल रही है, तो भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? 140 करोड़ लोगों की आस्था को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मेरा सीधा सवाल है। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि बाकी का जो मंत्रिमंडल है वो निर्जीव लोगों के जैसे वो पड़ा हुआ है, उनको कोई नहीं पूछता है, मात्र इस देश को 2 और 2 4 लोग चला रहे हैं, 2 उद्योगपति और 2 नेता चला रहे हैं। ये उसका कहने का तात्पर्य था। ये मुहावरे के तौर पर उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये तमाम सारी चर्चा जो हम अभी कर रहे हैं, इन चर्चाओं से क्या हमारी जो बहनें हैं उनके घर में जीवन आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी क्या?
क्या खाने का तेल जो 200 रुपए लीटर मिल रहा है, क्या वो 100 रुपए लीटर हो जाएगा क्या, या 50 रुपए लीटर हो जाएगा? सरकार का दायित्व क्या बनता है? जो 140 करोड़ जनता को जो तकलीफ है, जो महंगाई से त्रस्त है, उसके बारे में योजना बनाई जाए। बेरोजगारी को किस तरह से मिटाना है उसके ऊपर योजना बनाई जाए। उसके ऊपर ये कोई योजना नहीं बनाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए वहां पर गए हैं, 18 वर्षों से उनकी सरकार है, तो 18 वर्षों से जो सरकार है तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री ने ना तो वहां के मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र किया, ना उनके काम का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इनके नाम और काम का जिक्र किया तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। उनको भी पता है कि वहां पर इनकी हालत खस्ता है, इसीलिए वो 7 मेंबर पार्लियामेंट और उसमें से 4 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है। अखाड़े के अंदर बड़े पहलवानों को तब उतारा जाता है जब हालत खस्ता होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश के अंदर खस्ता है, इसलिए वो इस तरह का निर्णय लिया है। तो ये दर्शाता है कि जनता इनके साथ में नहीं है। ठीक है, जनता आपके साथ में नहीं है। शहजाद पूनावाला जी और राहुल गांधी जी ने तो मूर्तियों के संबंध में जो कहा कि निर्जीव होती हैं, जान नहीं होती, वो तो एक मुहावरा था। नहीं, ऐसा मुहावरा किसी और धर्म के बारे में दीपक जी एक बार इनके कांग्रेस के नेता बोलकर तो दिखाए। एक बार किसी और धर्म की समाप्ति के बारे में बोल दे, या एक बार किसी और धर्म के ग्रंथ को पोटेशियम साइनाइड बोल दे। पवन मोदी जी ने कहा ना कि ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है, क्या कोई बीजेपी के नेता ने कहा? अच्छा, आते मध्य प्रदेश पे। मान्यवर, ऐसा है मध्य प्रदेश, आपने 1956 से 2003 5 साल छोड़ के वहां पर सरकारें चलाई, बीमारू राज्य बनाया, नक्सल ग्रसित बनाया, सिमी ग्रसित बनाया, बिजली मुक्त बनाया और सड़क में गड्ढे मुक्त युक्त कर दिया था। आज वहां पर 60,000 किलोमीटर सड़कें 5 लाख किलोमीटर है। आज वहां पर अर्थव्यवस्था 70,000 जीडीपी बढ़कर जो बढ़ी है 13 लाख की जीडीपी बनी है। वहां पे 12,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,40,000 बना है। वहां पर माइनस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था, 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। वहां पर 3.5 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड दिया है। वहां पर 44 लाख हमने गरीबों के घर बनाए हैं। हमने 64 लाख घरों में पीने का पानी दिया है। हमने वहां पर जो 16% के रेट से फार्मर लोन मिलता था, वहां पर आप 0% के रेट पे लोन मिलता है। आज हम आपको डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि वहां पर 4,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज वहां पर 13,000 से ज्यादा किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं। आज इसीलिए मध्य प्रदेश जो है उसने भी तय कर लिया है कि बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं जाना चाहता। और मान्यवर, हमने तो त्रिपुरा में भी प्रतिमा बॉमी को लड़ाया था, वहां पर तो हमारी प्रचंड जीत हुई। उत्तर प्रदेश 2017 में याद होगा दीपक जी आपको मुझसे बेहतर कि वहां पर भी हमारे सांसद और मंत्री लड़े थे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है। आप बताइए ना, आपने कॉन्फिडेंस है दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ा लो? अरे लड़ा नहीं सकते। दिग्विजय सिंह का नाम सुनते ही बंटाधार याद आता है। और मैं कहना चाहता हूं चिरंजीव जी, फिर से एक बार आपको, आपकी अगर हिम्मत है तो एक बार उदयनिधि का कंडेमनेशन कीजिए, एक बार ए राजा का कंडेमनेशन कीजिए, एक बार जो ची परमेश्वर ने कहा कंडेमनेशन कीजिए, प्रियंक खड़गे ने सनातन की जो तुलना बीमारियों से की है, एक बार चरणजीत कंडेमनेशन कीजिए। ठीक है, ठीक है। चरण सापरा साहब, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि क्या आप उदयनिधि स्टैलिन के बयान की आलोचना करेंगे, परमेश्वरन जी के बयान की आलोचना करेंगे, प्रियंक खड़गे के बयान की आलोचना करेंगे? बताइए, आलोचना कर दीजिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हो सकता है आप सहमत ना हो। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो सारे मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इस पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कर्नाटका में भी यही करने का प्रयास किया है, लेकिन कर्नाटका में भी ये फेल हुए, हिमाचल के अंदर भी फेल हुए। इनके जो मुख्यमंत्री हिमाचल के हैं ठाकुर साहब, उन्होंने तो खुद कहा कि हम हारे हैं। तो 2 मेन मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी। अब ये उस पर जाना ही नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है उन्हीं मुद्दों को, जनता के मुद्दों को लेकर के चलती है। इन्होंने मध्य प्रदेश के इतने मुद्दे गिनाए हैं, क्या ये भूल गए कि वहां पर व्यापम का घोटाला हुआ था? व्यापम के घोटाले में जो 23-24 परीक्षाएं थी, उसके अंदर जो घोटाला हुआ, 90 लाख लोगों का नुकसान हुआ, उनका भविष्य खराब हुआ। क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? और शिवराज चौहान की जो कुपट नीति है उसको क्या भूल जाएंगे ये लोग? तो इसी तरह से जो वहां पर नर्सिंग का स्कैम हुआ है, वहां पर डीमैट का घोटाला हुआ है, तमाम सारे घोटाले हुए। 26,000 स्कूल के अंदर अगर वहां पर बिजली नहीं है आज भी, तो ये कौन सी बड़ी बड़ी बातें यहां पर बैठ करके कर रहे हैं? 29,000 स्कूल बंद हो गए हैं, उसके ऊपर शहजाद पूनावाला कुछ नहीं बोलेंगे। जो महाकाल के अंदर घोटाला हुआ, जो सारी दुनिया ने देखा कि मूर्तियां किस तरह से उड़ती हुई जा रही थी, उस महा घोटाले की बात नहीं करेंगे ये। अगर जिन लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने बजरंग बली को भी वापरना चाहा कर्नाटका के चुनाव के अंदर,
वो लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये जनता के मुद्दे की बात कभी नहीं करना चाहेंगे। ये वही मुद्दे करेंगे जो इनको सूट होते हैं। विभाजनकारी राजनीति और नफरत की राजनीति करना चाहेंगे, और हम बिल्कुल नफरत और विभाजनकारी राजनीति के विरुद्ध लड़ेंगे। ठीक है, सीधा आप ही का सवाल पूछता हूं चरण सिंह सापरा साहब, क्या आप नफरत और विभाजनकारी राजनीति से ये चुनाव जीतना चाहते हैं शहजाद पूनावाला जी? चलिए, नफरत और विभाजनकारी राजनीति को परिभाषित तो कर ले दीपक जी। हिंदू धर्म एक ग्लोबल मेनेस है। आप दर्शकों का पोल करवाइए, ये नफरत की श्रेणी में है या नहीं है। सनातन समाप्त होना चाहिए, ये नफरत की श्रेणी में है या नहीं है। और हिंदू जो होता है वो झूठा है, वो फरेबी है, ये फरेबी शब्द है, ये नफरत की श्रेणी में है या नहीं है। इसका जनता के माध्यम से पोल करवा दीजिए। जहां तक करप्शन की बात है, चरणजीत सापरा जी, कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए। 15 महीने आपकी सरकार थी, वहां पर व्यापम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, किसको जेल में डाला आपने? एक नाम बता दीजिए। व्यापम में सुप्रीम कोर्ट ने वाहवाही की कि कितनी अच्छी तरीके से सरकार ने जांच करवाई। पर हां, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में मोजरबैर घोटाला, 15,000 करोड़ के घोटाले, वहां पर 280 करोड़ उनके मिर्गिलानी और बाकी लोगों के घर से बरामद हुए, और उनको तो करप्शन नाथ कहते हैं। और यहां तक कि प्रियंका वाड्रा भी हाल ही में गई थी, याद होगा आपको, 50% कमीशन की सरकार चल रही है, ऐसा आरोप लगाया। पता चला ना वो आरोपी है, ना वो पता है, ना वो उस संगठन का ठेके का लेटर है। और प्रियंका वाड्रा जी स्पीच देते देते भूल गई कि करप्शन में कितना है, क्या है। उन्होंने बोला मेरे पास लिस्ट है, पढ़ ही नहीं पाई और बोली बाद में बता दूंगी। हो सकता है उन्होंने चरणजीत को फोन करके बताया होगा, परंतु चरणजीत जी 15 महीने की सरकार में व्यापम में कितने लोग जेल में गए? पर आज वो मुद्दा नहीं है। आज मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं चरणजीत सापरा, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको वरिष्ठ मानता हूं, महाराष्ट्र के आप नेता है मेरे। आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म को हिंदू टेरर कहना, और हिंदू शब्द को ग्लोबल मेनेस कहना, हिंदू को ग्लोबल मेनेस कहना, और सनातन समाप्ति, ये तीनों नफरती विभाजनकारी है, यस और नो? ठीक है, चरणजीत सिंह जवाब दीजिए। चरण साहब, देखिए, ये कितनी ही बातें कर ले, ये उन विषयों पर नहीं जाते हैं जहां पर, देखिए, आदिवासियों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा मध्य प्रदेश के अंदर। क्या हुआ थोड़े दिन पहले? बीजेपी के नेता पुत्र ने आदिवासी के ऊपर पेशाब करा। उसी तरह से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक आदिवासी को या दलित को वहां पर बिठा करके ऊपर से चप्पल मारी जा रही थी। तो ये जो दलित, आदिवासी और जो गरीब लोग हैं, गरजू लोग हैं, ये सारे जो प्रताड़ित हो रहे हैं, ये जनता देख रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, ये बाकी के राज्यों की जनता और देश की जनता भी देख रही है कि बीजेपी के सत्ता में क्या हाल होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, हमारे जो किए हुए काम है, हम उस पर वोट मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि कल जो श्री राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में गए थे, वहां पर क्या बातें हुई। जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने क्या क्या काम किए, जो किसानों के लिए योजना लाई, किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी, कभी भारतीय जनता पार्टी की कोई राज्य की सरकार लाई है इनपुट सब्सिडी? राजीव गांधी जी के नाम से जो योजना आई है, उसमें इनपुट सब्सिडी किसानों को दी गई है। बिजली बिल हाफ कर दिए गए हैं वहां पर। और छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं के लिए योजना लाई गई है, नौजवानों के लिए योजना लाई गई है, बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, तमाम सारी चीज देखी गई है। धान जो है, पूरा 100% धान को सरकार ने खरीदा है, और न्यूनतम मूल्य जो है उसके ऊपर खरीदा है, या उससे थोड़ा ज्यादा भी खरीदा है। यानी एक रिकॉर्ड हो गया है देश का कि 24 लाख किसानों का धान जो है वो राज्य की सरकार ने खरीदा है। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा क्या? हम इन विषयों पर वोट मांगेंगे लोगों से जाकर के। बताइए शहजाद पूनावाला जी, वो कह रहे हैं हम तो डेवलपमेंट पर बात करेंगे, ये सनातन आपका विभाजनकारी और नफरत वाला एजेंडा है। देखिए, अभी उन्होंने SC/ST से शुरुआत की। SC/ST इसी छत्तीसगढ़ में, दीपक जी, आपको और मैंने डिबेट की थी कि किस प्रकार से नग्न अवस्था में युवा छत्तीसगढ़ के SC/ST समाज के सड़कों पर दौड़ रहे थे। ये इसी भूपेश बघेल की सरकार में थे। और ये SC/ST बोल रहे हैं, एक SC महिला पर पेशाब की गई है बिहार में। एक स्टेटमेंट बता दो राहुल गांधी एंड कंपनी का, ST समाज की, हमारी आदिवासी समाज की बेटी भीलवाड़ा में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको कोयले की भट्टी में जला दिया था, भीलवाड़ा राजस्थान में। एक ट्वीट बता दो इन महानुभावों का। और 370-35 की वकालत करते हैं। इसी से तो SC समाज को जम्मू कश्मीर में वर्षों तक उनके अधिकार नहीं मिला, जो आंबेडकर जी ने सुनिश्चित किया था। आंबेडकर जी को किसने चुनाव हराया उसमें तो मैं जाना भी नहीं चाहता, भारत रत्न से किसने वंचित रखा उसमें जाना नहीं चाहता। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं।
छत्तीसगढ़ में इनपुट सब्सिडी मान्यवर क्या बोले जाते हैं, किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, उसको आपने छत्तीसगढ़ में रोका है। सबसे बड़ी इनपुट सब्सिडी देश के 12 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़, प्रधानमंत्री मोदी बटन दबाते हैं तो 1 रुपया इधर से 1 रुपया उसकी जेब में जाता है, वो 85 पैसा खींचता नहीं है कोई वो लुटेरा पंजा। ये इनपुट सब्सिडी होती मान्यवर, आपकी टुकड़े नहीं। और आपने बताता हूं मैं आपने छत्तीसगढ़ में क्या दिया। छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ का पीडीएस स्कैम, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 540 करोड़ का कोल लेवी घोटाला, 230 करोड़ का गोबर घोटाला, 10,000 से ज्यादा गोथान बनाने थे, उसने कितने बनाए पता नहीं। सीजीपीएससी स्कैम अभी निकला है और एक डीएमएफ स्कैम में तो आपके नेता, मैं आपके नेता का नाम बता रहा हूं, मोहन मरकम ने बोला है ये स्कैम किया गया है मेरी पार्टी के द्वारा। अरे मान्यवर क्या कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। आपने इनपुट नहीं, केवल कट स्कैम किया है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए काम नहीं गिनवाते, हिंदू को गाली देते हैं ताकि मुद्दा भटक जाए, वोट बैंक कंसोलिडेट हो। बताइए, क्या हिंदू सनातन को गाली देना, जिस तरह से एक के बाद एक बयान आए, चाहे डीएमके का हो, चाहे चंद्रशेखर का हो, चाहे समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आपको नहीं लगता चंद्रशेखर प्रसाद इन 5 राज्यों में जहां पर जो है बहुत सनातनी, बहुत हिंदू बहुल पूरी पूरी मानसिकता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता ये आपका नुकसान करेंगे शाह प्रसाद? ये तो इसको बोलेंगे ही बोलेंगे क्योंकि इनके एजेंडे को सूट करता है, आपने खुद ने कहा। देखिए, नहीं, मैं वही बार बार कह रहा हूं, कहा कि इनके एजेंडे को सूट करता है, लेकिन जनता इनके एजेंडे को मानने को तैयार नहीं है ना। कर्नाटक और हिमाचल में भी यही एजेंडा चला था ना, धर्म का एजेंडा चला था, पाकिस्तान का एजेंडा चला था। नरेंद्र मोदी जी ने खुद के चेहरे पर वोट मांगा था, यानी हिमाचल और कर्नाटक अगर हारे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये हारे हैं। उनका चेहरा वहां पर भी नहीं चला, मोदी कार्ड वहां पर भी नहीं चला है। तो ये तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और जो जिस गोबर घोटाले की ये बात कर रहे हैं, कमाल की बात है, जिस राज्य में गोधन वो स्कीम चली है जिसमें गोबर को भी खरीदा जा रहा है, जिसमें गौमूत्र को खरीदा जा रहा है, और इसके लिए केंद्र के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार को पुरस्कार भी मिला है, उसका सत्कार किया गया है और ये उसकी आलोचना करते हैं। यानी आपको एक तो काम करना नहीं है और दूसरे को करने नहीं देना है। आज जनता ये सारी चीजें देख रही है ना। आपके एजेंडे पर जनता आपको वोट देना चाहती तो कर्नाटका में दे देती, 135 सीटें मिली है ना कांग्रेस पार्टी को। आपके एजेंडे पर अगर वोट देनी होती तो हिमाचल में दे देती जनता, आपको नहीं दी जनता ने आपको। ये राज्य के विषय है, जनता बहुत होशियार है, जनता को पता है कि राज्य के चुनाव है, आप जनता को बुखला नहीं सकते, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत बना लिया आपने, बहुत जुमले बोल लिए, बहुत झूठ बोल लिया, बहुत सा मतलब दिखा दिया जनता को कि हम ये आसमान से तारे तोड़ करके आपके लिए ले आएंगे, लेकिन जनता आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं कर रही है। बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी माना जा रहा है, भारत की झूठी पार्टी माना जा रहा है। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए शहजाद पुनावाला जी। दीपक जी, मुझे लगता है संभवतः मैं एकलौता हूं इस पैनल पर जिसने अपनी सरकार के मध्य प्रदेश में आपको स्पेसिफिक काम गिनवाए। मुझे लगा कि कम से कम 2003 तक जो इनकी सरकार रही उसके काम ये गिनवाते मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ के कुछ काम गिनवा देते। हाँ, एक काम बोला था राहुल गांधी ने, उन्होंने बोला था हम शराबबंदी लागू करेंगे छत्तीसगढ़ में। क्या शराबबंदी लागू हो गई क्या छत्तीसगढ़ में चरणजीत जी? वहां पर शराबबंदी छोड़ो, होम डिलीवरी ऑफ शराब ऐसी हुई कि आम आदमी पार्टी, आप सोचिए दीपक जी, कॉन्फिडेंस भी हो तो आम आदमी पार्टी जैसा, जो दिल्ली में शराब घोटाला करने वाली आम आदमी पार्टी, उसने आरोप लगाया कि भूपेश बाघेल हमसे भी बड़ा शराब माफिया है, इसको गिरफ्तार करो। यह ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। अब बताइए क्या बोला जाए इनके बारे में? ये इनके गठबंधन के साथी हैं, एक दूसरे के ऊपर शराब घोटाले के आरोप खुद ही लगाते हैं, हमें काहे ढकेलते हो बीच में? अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं चरणजीत जी, आपने बहुत बिल्कुल अच्छी बातें की आज। तो मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम कोई कांग्रेस नेता आता है और अटेम्प्ट तो करता है कि हमने ये काम किया। आपने कुछ काम गिनवाए नहीं जो मैंने आपसे पूछा स्पेसिफिकली, पर एक बात बता दीजिए, ये सारी बात करने के लिए हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू आस्था पर जो चोट की गई उसके ऊपर एक कैटेगोरिकल बयान, जनियोधारी हिंदू राहुल गांधी, नर्मदा जी की आरती करने वाली प्रियंका वाड्रा, चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी, तीर्थ यात्रा पर भेजने वाले केजरीवाल, स्वप्न में भगवान कृष्ण को देखने वाले अखिलेश यादव जी का क्यों नहीं आया कि यह हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम इन तमाम के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे रहे हैं और हमारी तरफ से केवल ये मुद्दों पर बात होगी, हिंदू पर जो भी बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक अधिकृत बयान, आप तो इंडी स्पोक्स पर्सन है इंडी के, तो बोलिए ना, आप स्पोक्स पर्सन है, दे दीजिए कि
अगर कोई भी बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। हम उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। बड़ी खबर आ रही है, सनातन विरोधियों पर योगी का हमला हुआ है। योगी ने अपने भाषण में हमला किया है। कुछ लोगों को सनातन धर्म से परेशानी, देश पर गर्व महसूस करते हैं सनातनी। योग से विश्व को रास्ता दिखा रहा है भारत, जो 1947 में होना चाहिए अब हो रहा है। यानी नफरत की दुकान वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने खोल रखी है और इंडिया अलायंस से खोल रखी है। ये अगर मैं इसका लब्बो लुआब निकालूं, एनालिसिस निकालूं तो गलत नहीं होगा। देश पर गर्व महसूस करते हैं सनातनी। अब क्या कहा है उन्होंने सनातन के बारे में, आइए सुन लेते हैं। जिनको भारत के महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती थी, सनातन धर्म की परंपरा को पोषना, जरूरत और उसको अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना, जो अपना युग धर्म मानते थे, वे लोग लंबे समय तक देश में शासन सत्ता चलाते रहे। लेकिन शासन सत्ता जैसे भारत की जनता ने लड़ाई ली, शासन सत्ता बदली। आपने देखा होगा वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का कचरा एकाएक बाहर आकर के कैसे आज स्वच्छता के अभियान के साथ बदलता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका कैसे बचता जा रहा है। आपने हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चले संविधान में एहसास क्या होगा, तो आपने देखा होगा दुनिया के मंच पर आज योग छा गया है। सापरा साहब, आपने योगी जी को सुन लिया, वही मुद्दा वो उठा रहे हैं, सनातन का विरोध। चलिए, आप तो इंडिया के प्रवक्ता है ना, तो एक बार बोल दीजिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो हिंदू धर्म और सनातन का अपमान किया है, चाहे पोडमोडी ने किया या परमेश्वर जी ने किया या प्रियंक जी ने किया, वो गलत था। सभी की भावना का सम्मान होना चाहिए। एक कैटेगोरिकल बयान दे दीजिए। शहजाद पुरावाला यही बोल रहे हैं बार बार। अब तो योगी जी को भी सुन लिया, वो भी इसे मुद्दा बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। ये मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं। हमारी जो जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, जो 11,000 किलोमीटर जानी है, उसके आज 8 दिन पूरे हो गए हैं। ये 8 दिन के अंदर एक भी ये वाला मुद्दा जो आज आप टीवी चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा कहीं जनता के बीच में नहीं है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान इन मुद्दों का कोई जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। सर, मैंने आपकी सब बात मान ली। मैं आपकी हर बात मानता हूँ। एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आपकी हर बात मानता हूँ, मैं आपकी सब बात मान रहा हूँ। ये लोग विभाजनकारी राजनीति करते हैं, सनातन के नाम का ठेका ले रखा है, लेकिन भाई सनातन पर देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था है। तो अगर उदयनिधि ऐसा बयान देते हैं, परमेश्वरन ऐसा बयान देते हैं, पोडमुड़ी ऐसा बयान देते हैं, ए राजा ऐसा बयान देते हैं, तो कम से कम कांग्रेस ये तो कहे कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस तरह के बयान नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा ही बयान अगर कोई दूसरे मजहब के बारे में दे देता, फॉर दैट मैटर इस्लाम के बारे में दे देता, तो आप इस तरह का रवैया अपनाते? देखिए, ऐसा है कि जिस बात को आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो 5 बजे से आप दोहरा रहे हैं इस बात को, वो जनता के अंदर वो विषय नहीं है। जनता के विषय जो है वो उनके दिल को छूने वाले विषय हैं। ये मैं कहने जा रहा हूं, जो चीज आपके भी समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है उसका मान सम्मान होना चाहिए, उसमें क्या गलत है? सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं आप, घुमा घुमा कर उसी बात पर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम जो है वो जनता का एजेंडा चलाना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर जो लड़ाई होगी वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगी, वो बीजेपी वर्सेस मुद्दा होगी, वो इनकी नीति और नीयत पर जो शक है वो उसके ऊपर होगी लड़ाई। और जिस तरह से इन्होंने महिलाओं का बिल लाया है, ये देश के सामने इनका पूरा पर्दाफाश हुआ है कि इन्होंने किस तरह से महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है। ठीक है सापरा साहब, अब आपको लग रहा है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, तो मैं सनातन पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, ठीक है? अब वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा है भाई, ये मुद्दा है? मैं खुद मध्य प्रदेश से आया और मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं सापरा साहब, अब मैं ये सवाल पूछूंगा ही नहीं। शहजाद पुरावाला जी, आप अपनी बात बता दीजिए। आप बता दीजिए, चरण सिंह सापरा साहब कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस मुद्दा, इस बार का नारा ये है, मोदी वर्सेस मुद्दा। देखिए, समस्या ये है दीपक जी कि मोदी से घृणा करते तो यहां तक तो समझ में भी आता है, करनी भी चाहिए,
भाई मोदी जी देश का काम कर रहे हैं तो देश के काम में रोड़ा अटकाने वालों को उनसे घृणा होती है, पर मोदी से घृणा करते करते G20 से घृणा, अरे शिव शक्ति पॉइंट रख दिया चंद्रयान 3 का नाम, टच पॉइंट का नाम, तो राशिद अलवी उसका विरोध करते हैं। किस प्रकार से जब भारत की कूटनीतिक उपलब्धि होती है उसका विरोध, नए संसद का विरोध, इसको क्यों आप जो है इस संसद में भारतीयता का परिचय मिलता है इसका विरोध। और इनसे पूछिए ना एक बार, ये तो विरोध इनके डीएनए में है। सोमनाथ मंदिर का सबसे पहले विरोध किसने किया? नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी और वल्लभ भाई जी का पत्राचार सामने हमारे। अब बताइए 2014 से पहले एक बार कल्पना कीजिए, आंख बंद करके दर्शकों को कहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा किसी ने कल्पना की थी? काशी विश्वनाथ धाम बनेगा कल्पना की थी? उज्जैन में महाकाल लोक बनेगा कल्पना की थी? सोमनाथ का विस्तार होगा किसी ने कल्पना की थी? किसी ने चार धाम का इतना विस्तार विकास होगा कल्पना की थी? आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगेगी केदारनाथ धाम में, वहां पर किसी ने कल्पना की थी? ये सारी कल्पना के परे था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और काम करने की शैली ये थी कि जो भी हिंदू हित की बात करता है वो सांप्रदायिक की श्रेणी में आ रही। यहां तक कि मुकुटमणि मिस्टर मणिशंकर अय्यर ने किताब में लिखा है कि बिकॉज नरसिम्हा राव कॉल्ड द सेंट्स टू डिस्कस आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द बाबरी स्ट्रक्चर, ही इज बीजेपी प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए कॉम्युनल मैन। और सोनिया गांधी जी विमोचन में सबसे आगे बैठी थी उस किताब के। यह आपके मुकुटमणि ने कहा है, बताइए। और आप कहते हैं हमने मोदी वर्सेस मुद्दे को नहीं चेंज किया। आपने विषय बनाया कांग्रेस वर्सेस सनातन, आपने विषय बनाया कांग्रेस वर्सेस भारत, आपने इशू बनाया कांग्रेस वर्सेस हिंदू। ये हमने नहीं बनाया। अन्यथा आप बताइए ऋषि सुनक, अब दीपक जी कल्पना कीजिए, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिसने 200 साल गुलामी की, उसके नाम में और काम में सनातन का परिचय, वो बोलता है जय सिया राम, और यहां पर जय श्री राम से लोगों को आफत है। ऋषि सुनक यहां पर आकर मंदिर चला जाता है, यहां पर बोलते हैं मंदिर की मूर्तियां जो है ये इसमें कोई प्राण नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कांग्रेस कर रही है, ये इंडिया अलायंस कर रहा है। ठीक है, सापरा साहब आपका जवाब। नहीं, इनकी इन सब फजूल बातों का जवाब देते रहना है क्या? बार बार वही बातें आ रही हैं। जब हम बात करते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करिए, वो इनको नहीं बात करनी है। इनको वो तमाम सारी बातें करनी है जो इनका एजेंडा है। ये अपना एजेंडा अगर यहां पर चलाना चाहेंगे तो बिल्कुल उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आप जनता का एजेंडा चलाइए ना, जनता के विषयों पर बात करिए ना। आप राजस्थान की जनता को क्या देना चाहते हैं? आप मध्य प्रदेश की जनता को क्या देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को या तेलंगाना की जनता को क्या देना चाहिए? आपका रोड मैप क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई रोड मैप नहीं है, जनता के लिए कोई रोड मैप नहीं है। इनके पास रोड मैप है तो खाली नफरत का रोड मैप है, विभाजनकारी राजनीति का रोड मैप है, विकृत मानसिकता का रोड मैप है। यह रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास में जरूर है, लेकिन भारत की जनता जो है, इंडिया की जनता जो है, वो जान गई है कि ये नफरत का एजेंडा चलाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनकी राजनीतिक रोटियां जो है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, इसके अंदर भी नहीं सिकेंगी। लोगों ने देखा है मणिपुर कितने महीने तक जला है, लोगों ने देखा है मणिपुर का क्या हाल हुआ है, लोगों ने देखा है हाथरस में क्या हुआ है, उन्नाव में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला नेता बलात्कारियों के साथ जाकर के खड़े हुए, किस तरह से मंत्री पुत्र ने एक किसानों को टायरों के तले रोन दिया लखीमपुर खीरी के अंदर और नरेंद्र मोदी जी की आवाज भी नहीं निकली। किस तरह से 700 किसानों की जाने गई। 1 साल तक दिल्ली में बैठे हुए थे सारे किसान, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की आवाज नहीं निकली। उनको आतंकी कहा, उनको तमाम सारी चीजें कही, कील बिछाए गए, उनका पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन अल्टीमेट इनको किसानों के सामने झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। अब कर्नाटका में भी झुके, हिमाचल में भी झुके, अब इनको ये 4 राज्यों में भी झुकना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सीधा पॉइंट है शहजाद पूनावाला जी। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान और आपके पास है नफरत का सामान, यही बात कह रहे हैं चरण सिंह सापरा साहब। सापरा साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक। बताइए शहजाद पूनावाला जी जवाब। देखिए आपकी आवाज थोड़ी सी हाँ देखिए, चलिए सापरा जी को मैंने बार बार पूछा कि ये सारे मुद्दे तो इन पर चर्चा करते और जो मुद्दा आपकी तरफ से भटका रहे उनका कॉन्डेमनेशन करते। चलिए सापरा जी को अभी तक ब्रीफ नहीं मिला होगा, छोड़ देते इस विषय को। इन्होंने किसानों की बात की। चलिए हमने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, हमने तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू किया जो 2006 में बनी थी, 4-8 साल तक धूल खाती रही। स्वामीनाथन जी ने हमारी प्रशंसा की कि हमने लागू किया। हमने तो किसान सम्मान निधि दी, हमने एग्रीकल्चरल बजट को 6 गुना बढ़ाया, हमने MSP जो 3 लाख करोड़ आप देते थे गेहूं और चावल के लिए, हमने
हमने उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ दिया 5 साल में। हमने तो 70 गुना ज्यादा पल्सेस की खरीद की। पर छोड़ देते, मैं आपको 2 स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, आपने क्योंकि ये मुद्दा छेड़ा है। पहले मुझे बता दो, राजस्थान में कितने किसानों के कर्ज माफी किए? 10 दिन में करने वाले थे। 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई, ये असेंबली में दिया गया जवाब। और दूसरा, हम लोग बाजरा से जो एमएसपी देते बाजरा पे, हरियाणा में कितना मिलता है किसानों को, और राजस्थान जहां पर 40% बाजरा उगता है वहां पर क्या रेट मिलता है वहां की सरकार के द्वारा, जरा एक बार बता दीजिए। वहां पर 50% कम रेट पे मिलता है बाजरा। क्यों प्रोक्योर होता है कम रेट पे? और वहां पर जब वो अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको डंडे से पीटा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मुद्दों पर ना आप चरणजीत जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। डीजल 6 रुपया बढ़ाना मतलब सीधे सीधे किसान की कमर पर चोट करना। हमने तो वैट घटाया, अपने राज्यों में हमने सेंट्रल एक्साइज घटाई 2 बार पेट्रोल डीजल पर। आपने 6 रुपया हिमाचल में तब बढ़ाया जब हिमाचल में बाढ़ आई हुई थी। और हिमाचल में डीजल बढ़ाना, वैट बढ़ाना डीजल पर मतलब किसानों को एक प्रकार से सबसे ज्यादा प्रताड़ित करना। आप बताइए ना, किसान हितैषी है, बताइए वैट बढ़ाना सही गलत? आप बताइए कितने किसानों की कर्ज माफी की राजस्थान में? जवाब, और आप बताइए बाजरा का दाम क्यों नहीं पूरा मिलता है वक्त नहीं, किसानों को? क्योंकि इन्होंने सवाल पूछे इसलिए आपको मैं वक्त दे रहा हूं। क्विक जवाब चरण भाई। देखिए, पेट्रोल डीजल पर इन्होंने 70 रुपए 60 रुपए बढ़ा करके और इन्होंने 4-5 रुपए अगर कम किए तो ये कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। इन्होंने किसानों की कहां 70 रुपए बढ़े भाई? क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक सेकंड, कौन से 70 रुपए बढ़े? अरे छोड़िए दीपक जी, 70 रुपए हाँ, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, भाई? बीच में मत बोलिए। आपके समय पर 70 रुपए कहां बढ़े हैं? आपके समय पर नहीं, 70 रुपए फैक्ट पे बात करें। एक मिनट आप 70 रुपए कहां पे? शहजाद जी 70 रुपीज कहां बढ़े? सुनिए, नहीं, सुनिए मेरी बात। आपने कहा था डॉलर और रुपया कहां बढ़े? एक लेवल पर ले आएंगे, क्या आया? क्या डॉलर और रुपया एक लेवल पर आ गया? क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, अफसोस चरण भाई, शहजाद जी एक दिन और बहस कर लेंगे, चुनाव में बहुत वक्त है, एक दिन और बहस करेंगे, लेकिन मेरा समय खत्म हो चुका है, ओवर जा चुका हूं। जी न्यूज़।